हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकविमीय गति जो है वो। अब एकविमीय गति जो है वो पढ़ने से पहले हम लोगों को कई चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब हम जो पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसे मैकेनिक्स बोला जाता है। और मैकेनिक्स के अंदर कई सारे चैप्टर आते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमने सदिश पढ़ा, हमने मात्रक विमा और मापन पर जो है वो पढ़ा। तो मात्रक विमाएं त्रुटि वाला जो चैप्टर है वो, प्लस में वेक्टर वाला चैप्टर जो है वो, ये दोनों जो हैं वो अपने यूज में आएंगे 1D के अंदर। उसके बाद में जैसे ही हम 1D से आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बाकी के जो चैप्टर हैं वो उसके अंदर उनका यूज होगा। तो 11th की जो अपने पास फिजिक्स है वो इसी तरीके से आगे बढ़ती है, पीछे वाले चैप्टर आगे वाले चैप्टर के अंदर काम में आते हैं। तो इसी क्रम के अंदर हम लोग आज से दूसरा जो चैप्टर है अपना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं एकविमीय गति। अपना जो चैप्टर है वो है एकविमीय गति, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ 1D यानी 1 डायमेंशनल मोशन, 1D एकविमीय गति को। अब एकविमीय गति को हम लोग शुरू करें उससे पहले आप लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात जो है इसके अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं वो होती है निर्देश फ्रेम या निर्देश तंत्र। निर्देश फ्रेम या निर्देश तंत्र, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम या निर्देश तंत्र क्या होता है वो अगर हमें जानना है तो देखो, निर्देश तंत्र क्या होता है कि किसी भी कण की स्थिति को अगर मुझे बताना है कि वो कण एग्जैक्ट कहाँ पर है, ठीक है, या फिर मुझे बताना है कि कोई भी यहाँ से जो बस स्टॉप है वो बस स्टॉप जो है वो मेरी स्थिति से कितनी दूरी पर है, या फिर मेरी स्थिति से वो एक्चुअल कितने विस्थापन पर है। अगर मुझे ये सब बताना हो, मुझे स्थिति बतानी हो उस बस स्टॉप की या किसी और वस्तु की, किसी और स्थान की, तो मुझे कोई ना कोई एक निर्देश बिंदु लेना पड़ेगा जिसके सापेक्ष मैं उस स्थान की या उस वस्तु की स्थिति को बता सकता हूँ। तो वो जो निर्देश स्थान है, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ कि जैसे हम लोगों ने गति शुरू की यहाँ से, इस बिंदु से हमने गति शुरू की और इस बिंदु से गति शुरू करते हुए हम यहाँ पर चले गए, यहाँ तक आ गए और ये है अपने पास बस स्टॉप। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है, अगर आपको किसी को बताना हो कि आप जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बस स्टॉप तक पहुँचे हैं, तो आप लोग क्या बताओगे। आपने बोल दिया कि आप जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बस स्टॉप तक पहुँचे हो, तो इसका मतलब ये 10 किलोमीटर की जो दूरी आप लोग बता रहे हो, ये दूरी कहाँ से बता रहे हो आप लोग। तो हम कहेंगे ये वाली जो दूरी है वो हम बता रहे हैं इस बिंदु के, यानी घर से हम लोग बस स्टॉप की दूरी बता रहे हैं 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर घर जो है या ये जो बिंदु है, ये बिंदु निर्देश बिंदु की तरह व्यवहार करेगा, जिसके सापेक्ष आप किसी और स्थान की या किसी और वस्तु की स्थिति को बता रहे हो कि ये यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप लोग अगर ऐसे देखो कि आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो, ठीक है, जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर आप लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर एक जो है वो पेड़ है। ठीक है, अब आप अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो तो आपको क्या नज़र आएगा, आपको ये जो पेड़ है वो कैसा नज़र आएगा। आप लोग ये बोलोगे कि ये जो पेड़ है वो कैसा है, स्थिर है, यानी गति नहीं कर रहा है। अब इसकी बजाय अगर हम एक ये ले लें कि आप जो है वो उसी प्लेटफॉर्म पर जो यहाँ पर ये पेड़ है, इस पेड़ को स्थिर की बजाय आप एक ट्रेन के अंदर हो और वो ट्रेन जो है वो गति कर रही है आगे की ओर और आप उस ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो आपको ये जो पेड़ है ये कैसा नज़र आएगा। क्या स्थिर नज़र आता है क्या आपको? बिल्कुल नहीं। अगर ये
ट्रेन इधर गति कर रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पेड़ है वो इसके विपरीत दिशा में यानी पीछे की ओर गति कर रहा है, ऐसा लगता है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वास्तविकता के अंदर गति करता है, वास्तविकता के अंदर तो वो स्थिर है, लेकिन आप गतिशील हो, इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ है वो पीछे की तरफ गति कर रहा है। तो एक ही स्थिति है आपकी, पेड़ जो है वो यहाँ पर स्थिर है, वहाँ पर भी स्थिर है, केवल क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप स्थिर थे और यहाँ पर आप क्या हो, गतिशील हो। तो अगर यहाँ पर मैं इस व्यक्ति के सापेक्ष देखूँ, यानी ये व्यक्ति जो है वो इस पेड़ को अपने सापेक्ष देख रहा है कि मेरे लिए ये पेड़ जो है वो कैसा है, स्थिर है, ठीक है। अब यही व्यक्ति जब ट्रेन के अंदर है तो ये अपने सापेक्ष देखता है कि ये पेड़ स्थिर है या नहीं है, तो इसको ये पेड़ जो है वो विपरीत दिशा में गति करते हुए महसूस होता है। तो हमें किसी भी बिंदु की स्थिति या किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। यहाँ पर व्यक्ति अपने सापेक्ष बता रहा है उस पेड़ की स्थिति को, तो हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति के सापेक्ष है, यानी व्यक्ति जो यहाँ पर है या ट्रेन जो यहाँ पर है वो एक निर्देश बिंदु की तरह व्यवहार कर रही है। तो किसी भी कण की स्थिति को अगर हमें प्रदर्शित करना है या किसी भी कण की गति को हमें दर्शाना है तो वो गति जो है वो हम एक निर्देश तंत्र के अंदर दर्शाते हैं, और वो निर्देश तंत्र जो है वो किस प्रकार का होता है वो अगर हम देखें तो देखो, निर्देश तंत्र जो होता है वो हमने पहले भी पढ़ा है। निर्देश तंत्र के अंदर हम लोग 3 एक्सिस मानते हैं। ये हो गई एक एक्सिस, दूसरी हो गई ये वाली एक्सिस, और तीसरी हो गई लंबवत, तल के लंबवत, यानी इस तरीके से एक्सिस। ये वाली जो एक्स है इसे बोला जाता है एक्स एक्स, ये वाली जो एक्स है इसे बोला जाता है वाई एक्स, ये वाली जो एक्स है इसे बोला जाता है जेड एक्स। इनके विपरीत दिशा वाली जो है, जैसे हमने x की बात कर ली तो x के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स एक्स हो जाएगा। वाई एक्स ऊपर की ओर है तो इसके नीचे की ओर क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा, और जेड एक्स के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, माइनस जेड एक्सिस हो जाएगी। अब किसी भी कण की स्थिति को अगर हमें दर्शानी है तो वो स्थिति हम लोग इस बिंदु के सापेक्ष दर्शाते हैं, और इस बिंदु को जो है वो बोला जाता है निर्देश बिंदु, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या बोला जाता है, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। अब किसी भी कण की स्थिति को हम लोग दर्शाने के लिए निर्देशांक काम में लेते हैं। निर्देशांक क्या होते हैं कि मुझे बनाने के लिए निर्देशांक काम में लेते हैं। निर्देशांक क्या होते हैं कि मुझे बताना हो कि कोई वस्तु जो है वो इस बिंदु के सापेक्ष कहाँ पर है, तो मैं कहूँगा एक वस्तु जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैं कहूँगा ये वाली जो वस्तु है वो इस बिंदु से x दूरी पर है, x से दूरी पर है, तो मैं इस बिंदु के निर्देशांक जो है वो लिख लूँगा x, ठीक है। x दिशा में चली गई दूरी कितनी, x। क्या y दिशा में कोई दूरी है क्या इस कण की, तो बोले ये यहीं पर है, तो y दिशा में कोई दूरी नहीं है, तो y वाला कितना, 0। क्या z दिशा में कोई दूरी है क्या, इधर भी ऊपर की ओर नहीं है ये कण, यहीं पर है, तो वो z निर्देशांक जो है वो भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर किसी बिंदु के निर्देशांक, इनको क्या बोला जाता है, निर्देशांक बोला जाता है। ये निर्देशांक जो हैं वो कितने होते हैं, अधिकतम 3 होते हैं। तो इन सबको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने बोल दिया यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स वाई कोमा जेड, तो एक्स वाई कोमा जेड का जो मतलब है वो क्या होगा अगर यहाँ से हम देखना चाहें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निर्देश फ्रेम या तंत्र की। तो सबसे पहली बात जो है वो हम लोग क्या बोलेंगे, किसी कण या वस्तु की स्थिति जिस तंत्र, अब इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया, ये तंत्र बन गया है, ठीक है। जिस तंत्र के सापेक्ष
बताई जा सके उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। अब ये निर्देश तंत्र जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे जड़त्वीय भी होता है, अजड़त्वीय भी होता है, लेकिन ये प्रकार जो है वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को अभी ध्यान में रखनी है कि निर्देश तंत्र जो है वो क्या होता है कि आकाश के अंदर या फिर पूरी पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड की बात कर लें हम लोग, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये वस्तु कहाँ पर है इसका पता हमें कोई ना कोई निर्देश तंत्र लेने से ही पता चलेगा। जैसे अगर हम लोग बात कर लें कि सूर्य जो है वो कितनी दूरी पर है, तो सूर्य कितनी दूरी पर है ये हमें अज्ञात है। क्यों? क्योंकि हमें निर्देश तंत्र जो है, निर्देश बिंदु जो है कि हम लोग अपनी जो दूरी का मापन है वो कहाँ से करना शुरू करें, ये बिंदु ज्ञात नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर है, तो वो चीज़ हमें पता है, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य क्या मतलब हो गया कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी, और पृथ्वी को आपने एक निर्देश बिंदु ले लिया। लेकिन सीधा ही मैं बोल दूं कि सूर्य कितनी दूरी पर है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि आप लोगों को पहले जो जहां से हम दूरी नापना शुरू कर रहे हैं वो बिंदु आपको दिया हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए, उसकी दूरी को बताने के लिए, उसके वेग को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की या निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब वस्तु की जो स्थिति होती है उस स्थिति को बताने के लिए अपने पास 3 निर्देशांक होते हैं उस निर्देश तंत्र के अंदर। ठीक है। वस्तु की स्थिति को 3 निर्देशांकों द्वारा बताया जाता है। अब ये निर्देशांक जो हैं वो क्या होते हैं? तो निर्देशांक जो हैं वो क्या होते हैं? किसी भी कण की या बिंदु की स्थिति जो है वो हमने लिख ली कि एक बिंदु जो है वो एक बिंदु की स्थिति जो है अपने पास, वो अपने को बोल दिया x, y, z है। ठीक है। तो यहाँ पर जो x है, इस x का मतलब क्या हो गया कि इस x का मतलब हो गया x पर कण की स्थिति, या अगर ये दूरी के निर्देशांक है तो मैं बोलूँगा x पर कण की स्थिति या उसकी दूरी। ठीक है। y का मीनिंग क्या हो गया? y का मीनिंग हो गया y पर कण की स्थिति। z का मतलब क्या हो गया? z का मतलब हो गया zx पर कण की स्थिति या दूरी। जैसे मेरे पास कोई निर्देशांक जो है वो बोल दिया मेरे को 1,1,1, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कण मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? 1 x दिशा में, y दिशा में भी 1 और z दिशा में भी कितनी दूरी पर है? 1 दूरी पर है। यानी x दिशा में 1 मीटर की दूरी पर, x दिशा में 1 मीटर की दूरी पर, y दिशा में भी कितनी दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर, और z दिशा में भी कितनी दूरी पर? z दिशा जो है वो इस तरीके से होती है ऊपर, तो ऊपर भी कितनी दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर है। तो 1 मीटर की अगर दूरी पर है तो वो जो कण है वो यहाँ पर कहीं पर होगा। ठीक है। उसको मैं अगर यहाँ पर बना दूँ, कागज़ पर बना दूँ, तो हम लोगों ने यहाँ पर उसको बना दिया कि कण जो है वो 1,1,1 निर्देशांक पर स्थित है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 का मतलब हो गया x एक्सिस के अनुदिश चली गई दूरी कितनी? 1 मीटर। y x के अनुदिश चली गई दूरी कितनी? 1 मीटर। और z x के अनुदिश चली गई दूरी भी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर दूरी हो जाएगी। तो x, y, z जो है अपने पास वो क्या होते हैं? उसके निर्देशांक होते हैं जो उसकी स्थिति को निरूपित करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं।
ये जो अपने पास निर्देश तंत्र होता है जिसके अंदर हम एक्स वाई जेड एक्स देखते हैं, ये निर्देशांक जो है इसे बोला जाता है कार्तीय निर्देशांक तंत्र। यह है निर्देश तंत्र, यानी जो हमने डायग्राम के अंदर बना रखा है, यह निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। कार्तीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। अब अपने पास निर्देशांक हो गए। अब मान लो कि अपने पास z यहाँ पर है ही नहीं, z जो है वो यहाँ पर है ही नहीं, केवल जो है वो कौन से हैं, x और y हैं। केवल क्या है, x और y है। तो अगर मैं बात करूँ y की, तो y अपने पास हो गया ये वाला, ठीक है, और x हो गया अपने पास ये वाला। मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो दिए जाते हैं 0,0 से। अगर तीनों हैं तो 0,0,0 से मूल बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अगर दो अपने पास x हैं, x और y, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 0,0 हो गए। अब मान लो कोई कण है अपने पास, निर्देशांक क्या हो गए, 0,0 हो गए। अब मान लो कोई कण है अपने पास जो x दिशा के अनुदिश x दूरी तय कर रहा है और y दिशा के अनुदिश y दूरी वो तय कर रहा है, तो उस बिंदु कण की स्थिति जो है वो कहाँ पर होगी। तो मैं कहूँगा x दूरी तो वो x दिशा के अनुदिश तय कर रहा है, ठीक है, यानी इस तरीके से, और y दिशा के अनुदिश जो है वो y दूरी तय कर रहा है, यानी इस दिशा के अनुदिश। तो जो कण है अपने पास वो कण यहाँ पर स्थित होगा, ठीक है, और इस कण के जो निर्देशांक है वो क्या हो गए, x दिशा में दूरी और y दिशा में दूरी हो गई। अब ये जो x है, ये अगर x है तो ये वाली जो भुजा है वो भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अगर ये वाली y है तो ये वाली जो भुजा है वो भी कितनी हो जाएगी, अपने पास है y ही हो जाएगी, ठीक है। तो मैं x निर्देशांक और y निर्देशांक को एक तरीके से और भी बता सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ मैं, कि जो x निर्देशांक है, x निर्देशांक जो है यहाँ पर पहला जो निर्देशांक है, ठीक है, x निर्देशांक क्या होता है, तो मैं कहूँगा x निर्देशांक जो है वो x एक्सिस पर चली गई दूरी या स्थिति, या फिर y एक्स से लंबवत दूरी। क्या बोल दिया मैंने, x एक्सिस पर चली गई दूरी, नोट कर ली ये बात हमने। इसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ, y एक्स से लंबवत दूरी। तो x निर्देशांक जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, y एक्स से लंबवत दूरी या स्थिति। y निर्देशांक जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास, y निर्देशांक जो है वो क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँगा y वाली ये वाली दूरी ये इतनी है तो ये भी इतनी ही होगी। y वाली दूरी क्या है, x एक्सिस के लंबवत दूरी, x एक्स के या x एक्स से लंबवत दूरी, ये हो गई अपने पास यहाँ पर, ठीक है। तो x निर्देशांक का मतलब y एक्स से लंबवत दूरी हो गई, y निर्देशांक का मतलब हो गया x एक्स से लंबवत दूरी। अगर z निर्देशांक की बात करें हम लोग, तो z निर्देशांक जो है उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, x व y एक्स से लंबवत दूरी, क्योंकि जेड एक्स जो है वो दोनों के ही लंबवत होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के ही क्या होता है, ये लंबवत होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से लंबवत होगा तो मैं कहूँगा इससे लंबवत दूरी और इससे लंबवत दूरी वो क्या हो जाएगी, जेड निर्देशांक हो जाएगा अपने पास। तो आपको इतनी बातें जो हैं वो निर्देश तंत्र के ध्यान में रखनी है कि निर्देश तंत्र का हम लोग क्यों काम में लेते हैं, किसी भी कण की स्थिति को दर्शाने के लिए, ठीक है। ये हमने सदिश के अंदर भी पढ़ा था। अब अगर किसी भी कण की स्थिति को हम लोग दर्शाना चाहें सदिश रूप के अंदर, तो सदिश रूप के अंदर अगर स्थिति को दर्शाना चाहें तो माना किसी कण के अगर निर्देशांक जो है या किसी कण के स्थिति जो है वो क्या हो, निर्देशांक या स्थिति जो है वो हो x, y, z,
ठीक है। तो मुझे अगर इसे सदिश रूप में देखना हो तो सदिश रूप में अगर मैं कण की स्थिति को या विस्थापन को देखना चाहूँ तो सदिश रूप में मैं इसी स्थिति को क्या देखूंगा, तो मैं इसी स्थिति को बोलता हूँ स्थिति सदिश, लिखता हूँ r से, और r क्या हो जाएगा x, यानी x। अब x दूरी जो है वो कौन सी दिशा में है, तो x दूरी जो है वो x की दिशा में है, और x के अनुदिश इकाई सदिश कौन सा होता है जो इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, तो वो होता है i कैप, प्लस में y। अब y दूरी जो है वो कौन सी दिशा में है, yx की दिशा में है, और yx की दिशा में इकाई सदिश कौन सा होता है, j कैप, प्लस में z। अब z कौन सी दिशा में है, zx की दिशा में, और zx की दिशा में इकाई सदिश कितना होता है, k कैप। तो r बराबर कितना आ गया, xi प्लस वाई जे प्लस में z k हो गया अपने पास। तो निर्देशांक अगर अपने को दिए हुए हों तो हम स्थिति सदिश इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो आपके पास कोई दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है जिसका निर्देशांक है x1, y1, z1, दूसरा है यहाँ पर, इसके निर्देशांक है x2, y2 में z2, और आपको ये देखना है कि ये जो कण है इन दोनों कणों के मध्य की दूरी कितनी है। तो हम लोगों ने 10वीं के अंदर ये फॉर्मूला जो है वो पढ़ के आए हैं हम लोग, इसे हम बोलते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का हम लोग यूज करते हैं, और दूरी सूत्र जो है वो क्या काम में आता है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो अगर मैं इस बिंदु को नाम दे देता हूँ A, इस बिंदु को नाम दे देता हूँ B, तो मैं अगर ये बोल दूँ कि A व B बिंदुओं के मध्य की दूरी, A व B बिंदु के मध्य की जो दूरी है वो मध्य की दूरी हम लोग दूरी सूत्र से निकालते हैं। और दूरी सूत्र जो है वो क्या होता है, तो दूरी सूत्र जो है बड़ा ही सिंपल सा, क्या, अंडर रूट, ये तो है प्रारंभिक स्थिति और ये है अंतिम स्थिति। अगर वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B तक जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, अंतिम निर्देशांक माइनस में प्रारंभिक निर्देशांक का स्क्वायर, प्लस में अंतिम निर्देशांक माइनस प्रारंभिक निर्देशांक का स्क्वायर, प्लस में अंतिम निर्देशांक माइनस प्रारंभिक निर्देशांक का स्क्वायर। और यही चीज़ तीनों निर्देशांकों के लिए आप लोग लगाओगे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग दूरी सूत्र के अंदर दूरी जो है दो बिंदुओं के मध्य की वो निकाल सकते हैं। कोई भी बिंदु या फिर निर्देशांक बोले x, y, z तो उसे सदिश रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब अगर सदिश रूप में ही हम लोग यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी देखें दिशा के साथ, तो दिशा के साथ देखेंगे तो क्या बन जाएगी, देखो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप बन जाएगी। तो ये अपने पास निर्देश तंत्र की टोटल चीज़ें थी जो अपने पास 1D के अंदर यूज में आएंगी। बाकी कोई भी बात होगी तो जैसे ही हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगा, तो नोट करते जाइए ये साथ साथ। अब इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि कोई कण जो है दो स्थिति जो है वो होती है, एक तो होती है विराम और दूसरी होती है गति की अवस्था। ये अवस्थाएं होती है किसी भी कण की, विराम और गति। तो विराम का मतलब क्या हो गया, विराम का मतलब हो गया कि वो कण जहाँ पर है वहीं पर है, वो उसकी स्थिति जो है वो बदल नहीं रही है, कभी भी उसकी स्थिति जो है वो नहीं बदलती है, यानी समय के सापेक्ष जो है वो उसकी स्थिति नियत है, स्थिर है। अगर गति की अवस्था की बात करें तो समय के सापेक्ष अगर उसकी स्थिति बदल रही है, यानी पहले वो 4 मीटर की दूरी पर था मूल बिंदु से, उसके बाद में कुछ समय बाद में वो 8 मीटर की दूरी पर चला गया मूल बिंदु से, तो उसकी स्थिति बदल रही है समय के सापेक्ष। तो स्थिति बदलती है तब हम बोलते हैं कि कण जो है वो गतिशील अवस्था के अंदर है। तो चलिए नोट कीजिए, हम बोलते हैं कि कण जो है वो गतिशील अवस्था के अंदर है। तो चलिए नोट कीजिए इसे।
तो हमें क्या पता लग रहा है यहाँ से? हमें ये पता लगा कि किसी भी कण की अगर आपको स्थिति दर्शानी है कि वो कहाँ पर है, तो हमें एक निर्देश बिंदु या निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसके लिए मैं बता सकूं कि ये जो कण है वो यहाँ से इतनी दूरी पर है। ठीक है, चलिए अब अपना चैप्टर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ थी जो आप लोगों को मैंने बताई। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें तो अपना जो चैप्टर है वो देखो कहाँ से कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात गति। पहली बात क्या है? गति यानी मोशन। कोई भी कण जो है वो कितने प्रकार से गति कर सकता है, कितने प्रकार से मोशन कर सकता है, उसे अगर हम लोग देखें तो कोई कण जो है वो कितने प्रकार से गति कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि एक कण जो है वो 3 प्रकार से गति कर सकता है। पहला जो प्रकार होता है इसे बोला जाता है एक विमीय गति। एक विमीय गति यानी 1D, 1 डायमेंशनल मोशन। दूसरा जो अपने पास प्रकार होता है इसे बोला जाता है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति यानी 2 डायमेंशनल मोशन। तीसरी जो गति है वो होती है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति यानी 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो गति जो होती है किसी भी कण की, या फिर अपनी भी हम लोग बात कर लें तो अपनी भी जो गति है वो 3 प्रकार की होती है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय प्रकार की। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक वर्ड काम में लेंगे कण। कण या वस्तु। ठीक है, तो कण या वस्तु के लिए जो है वो हम लोग एक बात ध्यान में रखेंगे कि आप लोग जो है वो नीचे नोट लगाकर एक बार लिख सकते हो कि अगर आपके पास कहीं पर भी नाम बोले कण या फिर वस्तु, ठीक है, तो कण या फिर वस्तु का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई वस्तु बहुत बड़ी है तो आप उतनी ही बड़ी का डायग्राम बनाएंगे और उसे उतना ही बड़ा लेकर चलेंगे। ठीक है, हम मैकेनिक्स के अंदर क्या करते हैं कि वस्तु जो है उस वस्तु का आकार बहुत कम लेते हैं, बहुत ही सूक्ष्म लेते हैं। जैसे अपने को बोल दिया कि कोई एक ट्रक है वो गति कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रक को पूरा का पूरा ले लूँगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया अगर मुझे बोले कि ट्रक कोई गति कर रहा है तो भी मैं उसको एक बिंदु से ही प्रदर्शित करूँगा कि ये ट्रक है और ये ट्रक जो है वो इस तरीके से इधर गति कर रहा है। आपको बोल दिया कि एक रेलगाड़ी गति कर रही है एक्स दिशा के अनुदिश, तो मैं उस रेलगाड़ी को भी कैसे बनाऊंगा? एक बिंदु से बनाऊंगा। ठीक है, तो कण या वस्तु बोल दे आपको, या फिर आपको बोल दे बिंदुवत वस्तु। बिंदुवत वस्तु, तो इन सब को आपको एक बिंदु की तरह लेना है। यानी मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पर कि यदि वस्तु का आकार, यदि वस्तु का आकार उसके द्वारा तय दूरी की अपेक्षा या तय दूरी की तुलना में, तय दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उसे बिंदुवत वस्तु कहा जाता है। बिंदुवत वस्तु कहा जाता है। जैसे अगर हमें बात कर ली कि ये अपने पास कोई एक बड़ा सारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान जो है वो है 1000 किलो
ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको क्या करूँ कि ये 1000 किलो जो द्रव्यमान है ना, मैं इसको इतना बड़ा नहीं बनाता हूँ कि बहुत बड़ा है तो बड़ा बना दिया हमने, ऐसा नहीं करते। हम बोलेंगे कि ये एक कण है और इस कण का द्रव्यमान जो है वो कितना है, 1000 किलो है, बस इतना ही। क्यों? क्योंकि कब बोल सकते हैं हम, जब वस्तु का आकार उसके द्वारा तय दूरी की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तो उसे बिंदुवत वस्तु कहा जाता है। तो हम लोग पूरी मैकेनिक्स के अंदर जब तक हम एक विमीय द्विविमीय गति पढ़ेंगे तब तक हम लोग क्या लेके चलेंगे कि वस्तु का आकार जो है वो उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य है, इसीलिए चाहे कोई भी वस्तु हमें बोले तो उस वस्तु को हम लोग क्या मानेंगे, एक बिंदुवत वस्तु मानेंगे। अब चलिए वापिस से अपने पर आते हैं। ये नोट जो है वो आप लोग नोट कर लें जरूर इससे पहले। चलिए एक विमीय की बात करें हम लोग, तो एक विमीय जो है वो गति क्या होती है, इनमें से जो अपने सिलेबस के अंदर है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक विमीय गति जो है वो क्या होती है, यदि कण एक ही दिशा में गति करे तो वो एक विमीय गति है। एक ही दिशा में गति करे तो वो कौन सी गति है, एक विमीय गति है। या फिर मैं बोल दूं कि यदि कण की स्थिति का एक निर्देशांक समय के सापेक्ष परिवर्तित हो, समय के सापेक्ष परिवर्तित हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक विमीय गति बोलेंगे। यदि कण एक ही दिशा में गति करे या यदि कण की स्थिति का एक निर्देशांक, 3 निर्देशांक होते हैं, अभी भी हमने पढ़ा है x, y और z, उन तीनों में से एक निर्देशांक अगर समय के सापेक्ष परिवर्तित हो, बाकी 2 जो हैं वो क्या रहे, नियत रहे, यानी बदले ना, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो कण है वो एक विमीय गति कर रहा है। 3 निर्देशांक अपने पास होते हैं स्थिति के x, y, z। अब मैंने बोल दिया कि कण जब गति कर रहा है तो पहले इसके निर्देशांक जो थे वो थे x1, y1, z रहा है, तो पहले इसके निर्देशांक जो थे वो थे x1, y1, z1, ठीक है। मैंने 2 सेकंड बाद में देखा तो 2 सेकंड बाद में देखने पर इसका x निर्देशांक x2 हो गया, लेकिन y निर्देशांक उतना ही रहा और z निर्देशांक उतना ही रहा। तो मैं बोलूँगा कि कण का एक ही निर्देशांक समय के सापेक्ष बदल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक विमीय गति बोलेंगे। अब जरूरी नहीं कि x निर्देशांक ही बदले, मैंने बोल दिया x1, y1, z1 प्रारंभिक स्थिति और इससे उसका निर्देशांक जो है 2 सेकंड बाद में हो गया x1, y2, z1, तो ये भी एक विमीय गति ही है, क्योंकि 2 निर्देशांक तो वो हैं, केवल एक निर्देशांक समय के सापेक्ष बदल रहा है। या फिर बोल दे कि x1, y1, में z2 हो गया 2 सेकंड बाद में निर्देशांक, तो भी ये एक विमीय गति है, क्योंकि 2 निर्देशांक जो है वो तो नियत है और एक निर्देशांक बदल रहा है। तो अगर एक निर्देशांक बदले समय के सापेक्ष तो हम बोलते हैं एक विमीय गति, ठीक है। उदाहरण अगर हम लोग देखें एक विमीय गति का, जैसे सीधी सड़क पर कोई वाहन गति कर रहा है, सीधी सड़क पर वाहन की गति घूमना नहीं चाहिए, वो कहीं पर भी बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु की
गति, यानी ऊपर से नीचे अगर मैं किसी मार्कर को मैंने छोड़ दिया तो ये मार्कर जिस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये कौन सी गति है? एकविमीय गति है। क्योंकि जब मार्कर ऊपर से नीचे आएगा तो केवल और केवल कौन सा निर्देशांक बदलेगा? एक्स दिशा बदलेगी या वाई दिशा बदलेगी या जेड दिशा बदलेगी? तो हम कहेंगे एक्स दिशा नहीं बदल रही क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है। वाई दिशा ऊपर नीचे वाली दिशा, तो वाई दिशा जो है या वाई निर्देशांक जो है वो परिवर्तित हो रहा है। जेड निर्देशांक इस दिशा के अनुदिश, तो जेड निर्देशांक परिवर्तित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि जेड निर्देशांक कब परिवर्तित होगा? जब ये कण इधर गति करे। तो इधर तो गति कर नहीं रहा, ये तो ऊपर नीचे गति कर रहा है, तो ऊपर नीचे गति कर रहा है तो केवल वाई निर्देशांक परिवर्तित होता है। तो हमने क्या बोल दिया? ये जो गति है वो कौन सी है? एकविमीय गति है। और इसी से रिलेटेड अपना पहला चैप्टर जो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं वो होगा। उसके बाद में आता है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति जो है वो क्या होती है? यदि कण एक समतल में गति करे, यदि कण एक समतल में गति करे। अब समतल का मतलब क्या हो गया? समतल का मतलब हो गया, समतल कितने होते हैं? हमने वेक्टर के अंदर भी पढ़ा था कि समतल होते हैं 3, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। अब 3 समतल होते हैं, तीनों में से किसी एक समतल के अंदर अगर गति कर रहा है वो कण, तो वो गति कौन सी है? द्विविमीय गति है। या फिर मैं इसे सिंपल भाषा में बोल दूं जो आप लोगों के समझ में आए, तो मैं बोलूँगा कि यदि कण की स्थिति के 2 निर्देशांक, कोई भी 2 हो सकते हैं, 2 निर्देशांक समय के सापेक्ष परिवर्तित हो, समय के सापेक्ष परिवर्तित हो, तो वो जो गति है वो कौन सी होती है? द्विविमीय गति होती है। जैसे मान लो पहले कण का निर्देशांक है x1, y1 में z1, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया? मैंने बोल दिया 3 सेकंड बाद में कण का जो निर्देशांक है, स्थिति का निर्देशांक, वो हो गया x2, y2 में z1, या फिर इसका निर्देशांक हो गया x2 में y1 में z2, ठीक है। या फिर इसका निर्देशांक हो गया x1 में y2 में z2। तो देखो कौन कौन से, यहाँ पर x और y जो हैं वो बदल रहे हैं, z पहले का पहले जैसा ही है, तो 2 निर्देशांक बदल रहे हैं, तो द्विविमीय गति। यहाँ पर देखेंगे तो y1 तो वो का वही है, लेकिन x2 और z2 मतलब x1 z1 बदल कर x2 z2 हो गए, तो 2 निर्देशांक बदल रहे हैं, तो द्विविमीय गति हो गई। यहाँ पर भी 2 निर्देशांक y और z बदल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अपने पास द्विविमीय गति हो गया। मैं बोलूँगा ये वाला जो कण है वो कौन से समतल में गति कर रहा है? तो ये वाला जो कण है वो कौन से समतल में गति कर रहा है? xy समतल में गति कर रहा है, क्योंकि तभी तो एक्स वाई निर्देशांक बदल रहे हैं। ये वाला जो कण है वो कौन से समतल में गति कर रहा है? ये वाला कण एक्स जेड समतल में गति कर रहा है। ये वाला कण कौन से समतल में गति कर रहा है? वाई जेड समतल के अंदर गति कर रहा है। तो अगर किसी भी कण की स्थिति के 3 निर्देशांकों में से कोई भी 2 निर्देशांक समय के साथ बदल जाएं, तो हम बोलेंगे कि वो कण जो है वो द्विविमीय गति कर रहा है। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात देखें तो इसके द्विविमीय गति को हम लोग 2 पार्ट के अंदर तोड़ते हैं। 2 पार्ट जो होते हैं इस द्विविमीय गति के, वो कौन कौन से होते हैं? पहला जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति ये आपके पास अलग से चैप्टर है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है इसका वो होता है वर्तीय गति, और ये भी आपके पास अलग से चैप्टर है। कौन सा? प्रक्षेप्य गति और वर्तीय गति, ये दोनों किसके भाग है? द्विविमीय गति के भाग है। प्रक्षेप्य गति क्या होती है कि जैसे ये हो गया अपने पास x निर्देशांक, ये हो गया y निर्देशांक। अब जैसे कोई बल्लेबाज जो है वो सिक्सर लगाता है,
तो कोई बल्लेबाज सिक्सर लगाएगा तो जो गेंद है वो गेंद आगे की ओर भी जाएगी और वो किसी ऊंचाई पर भी जाएगी, यानी उस गेंद की जो गति है वो किस प्रकार की होगी। तो मैं बोलूँगा अगर यहाँ से वो सिक्सर लगा रहा है तो वो गेंद किसी ऊंचाई पर भी जाएगी और आगे की ओर भी जाती जा रही है। तो वहाँ पर दो निर्देशांक समय के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं, तो इसको बोला जाता है प्रक्षेप्य गति। वर्तीय गति की हम लोग बात करें तो कोई कण जो है वो एक वृत्त के रूप में, यानी मैंने किसी कण को, किसी पत्थर को एक धागे से बांधकर मैं उसे घुमा रहा हूँ, किसी धागे से बांधकर मैं उसे घुमा रहा हूँ। किस तरीके से? इस तरीके से, ऐसे वो घूम रहा है वो कण, ठीक है, गोल गोल। तो ऐसे कण घूम रहा है तो देखो, जब कण यहाँ पर है किसी ऊंचाई पर है वो, जब धरातल से, जब वो यहाँ पर आएगा तो ये वाली ऊंचाई धरातल से क्या हो गई? कम हो गई। जब वो यहाँ पर आएगा तो ऊंचाई और ज़्यादा कम हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हो गया वाई निर्देशांक ऊंचाई की बात। अब अगर हम बात करें इधर चला गया तो एक्स दिशा में इधर दूरी तय करें, उसके बाद में वापिस इधर आया तो एक्स दिशा में इधर दूरी तय करें, इधर आ गया तो एक्स दिशा में इधर और दूरी तय कर ली उसने। तो एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों बदल रहे हैं। अगर किसी कण को मैं डोरी से बांधकर, धागे से बांधकर अगर घुमा रहा हूं तो वो गति कौन सी? द्विवर्तीय गति। तो प्रक्षेप्य गति भी द्विविमीय गति का उदाहरण है और वर्तीय गति जो है वो भी द्विविमीय गति का उदाहरण है, अपने पास होता है। अब यहाँ पर त्रिविमीय गति की हम बात करें तो त्रिविमीय गति की अगर हम लोग बात करें तो त्रिविमीय गति जो है वो क्या होती है? तो त्रिविमीय गति के अंदर क्या करेंगे हम लोग कि यदि कण जो है वो क्या होती है? तो त्रिविमीय गति के अंदर क्या करेंगे हम लोग कि यदि कण मुक्त आकाश में गति करे, मुक्त आकाश में गति करे, ठीक है। अब मुक्त आकाश का मतलब कि जैसे पतंग होती है, ठीक है, पतंग की डोर जो है वो टूट जाए, तो पतंग की डोर अगर तोड़ दी हमने या बोल देते हैं काट दी हमने पतंग, तो पतंग कटने के बाद में किधर जाती है, किस तरीके से वो गति करती है? वो ऊपर भी जाती है, वो नीचे की ओर भी आती है, वो दाएं भी आती है, वो बाएं भी आती है, यानी वो मुक्त आकाश में गति के लिए स्वतंत्र है, वो किसी भी दिशा के अनुदिश गति कर सकती है। तो मुक्त आकाश में गति का मतलब है कि वो गति के लिए स्वतंत्र है, एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में से किसी भी दिशा के अनुदिश या एक साथ तीनों दिशाओं के अनुदिश वो गति कर सकती है। तो अगर हम दूसरी बात की बात करें तो हम बोलेंगे कि यदि कण की स्थिति के तीनों निर्देशांक समय के साथ या समय के सापेक्ष परिवर्तित हों, समय के सापेक्ष परिवर्तित हो, तो वो गति जो है वो कौन सी होती है? त्रिविमीय गति होती है। हमने बोल दिया x1, y1, z1 एक बिंदु के निर्देशांक हैं। समय t के बाद में 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के बाद में कण का जो निर्देशांक है वो हो गया x2, y2, में z2, यानी तीनों के तीनों निर्देशांक बदल गए। x दिशा में चली गई दूरी बदल गई, y दिशा में चली गई दूरी बदल गई और z दिशा में भी चली गई दूरी बदल गई, तो वो जो कण है वो त्रिविमीय गति कर रहा है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोल देंगे कमरे में जो मक्खी होती है, इंसेक्ट जो होते हैं उसकी गति। अब मक्खी का पता थोड़ी ना चलता है वो किस दिशा के अंदर ही गति कर रही है, ठीक है। अब कागज़ के ऊपर हम लोग पेन चलाते हैं, तो कागज़ के ऊपर पेन जब हम लोग चलाते हैं तो अपने पास कितनी दिशाएं होती हैं, कितनी दिशाओं के अनुदिश मैं लिख सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास मिनिमम अधिकतम जो है वो 2 दिशाएं हो सकती है। या तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ लिखूँ, या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की तरफ लिखूँ, ठीक है। क्या मैं हवा में कहीं पर लिख सकता हूँ? क्या नहीं लिख सकता। अगर मैं हवा में भी लिख सकता तो वो हो जाती त्रिविमीय गति, ठीक है।
अब यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि कमरे में मक्खी की गति, मक्खी जो है वो x y z तीनों दिशाओं के अनुदिश गति कर सकती है और तीनों दिशाओं के अनुदिश गति कर सकती है, यानी वो कौन सी गति कर सकती है, त्रिविमीय गति कर सकती है। या फिर मैं बोल दूं कटी पतंग की गति, कटी पतंग की गति, कोई पतंग जो है वो कट जाती है तो उसके बाद में उसका कोई फिक्स नहीं रहता कि वो किधर जाएगी, ठीक है, किसी भी दिशा के अनुदिश वो गति कर सकती है। तो देखिए अपने पास जो है वो गति के 3 प्रकार होते हैं। गति के 3 प्रकार जो हैं वो कौन कौन से, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति की बात करें, एक ही दिशा में कण गति करता है या फिर स्थिति का केवल एक निर्देशांक बदल रहा हो, जैसे सीधी सड़क पर वाहन की गति या ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु की गति, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया कि एक कण जो है वो 1,1 से चलकर वो 1,2 पर पहुंच गया, 1,1 से चलकर 1,2 तक पहुंच गया, तो मैं कहूँगा x निर्देशांक तो वही है लेकिन y निर्देशांक बदल रहा है। तो y निर्देशांक बदल रहा है यानी एक ही निर्देशांक बदल रहा है, एक ही निर्देशांक बदल रहा है तो एक विमीय गति। ये आपका अभी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद में द्विविमीय गति मतलब 2 निर्देशांक बदल रहे हैं, यानी मैंने बोल दिया 1,1 से कण गति करता हुआ 2,4 तक चला गया, तो हम लोग बोलेंगे कि x निर्देशांक भी बदल रहा है, y निर्देशांक भी बदल रहा है। इसका मतलब कण 2 दिशाओं के अनुदिश गतिमान है और 2 दिशाओं के अनुदिश गतिमान है तो वो गति कौन सी हो गई, द्विविमीय गति हो गई। अब द्विविमीय गति के अंदर भी 2 प्रकार, दूसरा जो प्रक्षेप्य गति है ये आपके पास है सेकेंड टॉपिक, ठीक है, आपका दूसरा चैप्टर है। और वृत्तीय गति जो है वो कौन सा चैप्टर है, आपका तीसरा चैप्टर है। और त्रिविमीय गति जो है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो इसके अंदर हमने डिवाइड जो किया है, इसके अंदर देखो हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले 1D पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद में 2D यानी प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जो है वो चैप्टर को अपने को शुरू करते हैं दूरी और विस्थापन के साथ, लेकिन वो चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे हम लोग कल। थैंक यू।